हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक नई यूनिट। इसके पहले हमने प्रीवियस 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, यूनिट नंबर 1 और 2। और आप लोगों की से मैंने पूछा था कि आपको कौन सी यूनिट्स पहले कंप्लीट करनी है, तो बहुत सारे लोगों के सजेशंस आए कि मैम फैमिली बाद में करा देना, वो बहुत लंबी है, बहुत ब्रॉड है, तो आप पहले छोटे छोटे यूनिट्स करा दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि नवंबर में उनके एग्ज़ाम्स हैं या दिसंबर में उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हम छोटी छोटी यूनिट्स को विद इन अक्टूबर कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग आपको फैमिली जो है स्टार्टिंग नवंबर से स्टार्ट कर देंगे, ताकि ये सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो आपको कंप्लीट हो जाएं, जिससे आपकी बेसिक्स बने। और फिर फैमिली जो है, जो कि आपको लर्न करके एग्ज़ाम में ले जाके लिखना है, वो वाले कॉन्सेप्ट्स हम आपको तब कराएंगे जब आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास आने वाले होंगे। उस टाइम पे हम आपको कराएंगे। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर से हम आपको फैमिली कराना स्टार्ट कर देंगे, ये मैंने डिसाइड किया है। इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न ट्रेन ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें आपको मेनली फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट जो है, ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का ही एक अलग सा, कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन को ही आगे ले जाने वाली यूनिट है। मतलब कि अगर हम आपके पूरे सिलेबस को एक बार देखें तो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ द मतलब कि नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी क्या है, उसके अलग अलग फील्ड क्या हैं, कीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमने क्लासिफिकेशन के डिफरेंट अप्रोचेस देखे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, और फिर कौन कौन से फील्ड का टेक्सोनॉमी में क्या योगदान है वो देखा। 3rd यूनिट में आपको मेनली देखना था फैमिलीज, और 4th यूनिट में भी आपको फैमिली पढ़ना है। मतलब कि 2nd यूनिट में जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे उनके हिसाब से जो फेमस वाली फैमिलीज़ हैं, जो मोस्टली हमें देखने को मिलती है, जिनकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मेडिसिनल हो, इकोनॉमिक, चाहे वो जो है कि ऑर्नामेंटल्स हो, हमें उससे टिम्बर्स मिलता हो, फाइबर्स मिलता हो, इस तरीके से हमने देखा। मतलब हमें देखना है फैमिली। उसके बाद वाले यूनिट में एक नया नज़रिया, कहते हैं रिश्ता वही सोच नई वाली जो बात होती है, यहाँ पे भी हम क्लासिफिकेशन की ही बात करेंगे। लेकिन ये बात तब की होगी जब कंप्यूटर्स बन चुके होंगे, हमारा जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आ चुके हैं, हम तब की बात करेंगे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में, या फिर फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक्स के बारे में। तो आज की जो कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, ये फेनेटिक्स के ऊपर रहने वाली है। वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो जाए, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह सकते हैं हर साइड से, आपको फेनेटिक्स कंप्लीट करा दूँ। फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। आपके सिलेबस के हिसाब से जो फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक्स है वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही कंसाइज वे में दिया गया है। लेकिन हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हम अपने डाटास को फिल करते हैं, कैसे हम लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट से हमें कैसे इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, उससे हम कैसे यूज़ करते हैं, और कैसे हम फाइलोजेनिक ट्रीज वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फेनेटिक्स। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फेनेटिक्स जो है, ये आपका सिंपल क्लासिफिकेशन है, जिसमें इवोल्यूशन का कोई भी छुआछूत नहीं है। इवोल्यूशन ने इसको छुआ नहीं है, बिल्कुल वर्जन टाइप का आपका क्लासिफिकेशन है। इवोल्यूशन का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम फेनेटिक्स है और इसमें जो है कि आप ऐसे ग्राफ्स बनाते हो, जो है कि डेंडोग्राम्स वगैरह बनाते हो, तो मैम क्या ये जो है कि फाइलोजेनी से रिलेटेड है? क्योंकि वहाँ पे ऐसे जो ग्राफ्स वगैरह बनते हैं वो अक्सर इवोल्यूशन के पैटर्न को दिखाने के लिए बनते हैं। लेकिन फेनेटिक्स नाम से ही समझ में आना चाहिए, नाम का ही मतलब होता है कि जो आपके फेनेटिक्स, मतलब कि जो आपकी मॉर्फोलॉजी है, जो बाहर से दिखने पे जो आपके कैरेक्टर्स, जो आपके मॉर्फोलॉजी दिखने को मिल रही है, उसे हम कहते हैं फेनेटिक्स। इतनी बात समझ में आई कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ फेनेटिक्स। फेनेटिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको बाहर से, जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं फेनेटिक्स। मतलब कहीं ना कहीं जो हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, कि जो मॉर्फोलॉजी और बाकी सारे कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी करके करता था, वही कहीं उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम फेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फेनेटिक्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करना। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अपने नोट पैड पे भी लिख के रखा है। तो हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले फेनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के बारे में बात करें। हम 2 वर्ड पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है जीनोटाइप और दूसरा वर्ड होता है फिनोटाइप। एक वर्ड होता है जीनोटाइप और दूसरा वर्ड होता है फिनोटाइप।
तो फिनोटाइप जो वर्ड होता है वो आपके किसके लिए यूज़ होता है? जैसे आपने जब मेंडल पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि एक जीनोटाइप होता है और एक क्या होता है, फिनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप में आपने देखा था कि जब हम जीन्स की बात कर रहे हैं, हम जब रेशियो जो जीन के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं कि प्लांट लंबा है बौना है, उसे हम जीनोटाइप कह रहे थे। फिनोटाइप मतलब कि आपको बाहर से देखने से कैसा पता चल रहा है प्लांट लंबा है, बौना है, गोला है, सीड की रिंकल्ड है, क्या है वो आप कह रहे थे कि ये इसका क्या है, फिनोटाइप है। तो उसी फिनोटाइप का एक डेरिवेटिव है फेनेटिक्स, जिसका मतलब है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। अंतर क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड पे होता है और इसमें एक साथ में आप 100,000 जो है कि कैरेक्टर को एक साथ में कंपेयर कर सकते हो। कितने भी टेक्सॉन को, जो हमने मल्टीपल एक्सेस की के बारे में बात किया था ना कहीं ये वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे कीज़ का यूज़ नहीं है। आप मान लो 10, जैसे कि मान लो आपके पास 10, आप कहीं स्टडी कर रहे हो और आपके पास जो है 10 टेक्सॉन्स हैं। टेक्सॉन मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ग्रुप, और उस 10 टेक्सॉन के आपके पास 100 कैरेक्टर्स हैं। इस 10 टेक्सॉन के आपके पास 100 कैरेक्टर्स हैं। अब आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या जिसे हम फेनेटिक्स कहते हैं, इसका यूज़ करके पता कर सकते हैं कि ये जो 10 आपके पास टेक्सॉन्स हैं, इनमें कौन सा टेक्सॉन किसके ज़्यादा रिलेटेड है, कौन से टेक्सॉन के मॉर्फोलॉजी के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे कि हाँ ये जो टेक्सॉन है, पहला वाला टेक्सॉन दूसरे वाले से ज़्यादा सिमिलरिटी ना दिखा के 5 वाले से ज़्यादा सिमिलर है, 5वां वाला जो है वो तीसरे वाले से सिमिलर है, इसका मतलब पहला वाला तीसरा वाले से काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। तो यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और एक लार्ज नंबर ऑफ टेक्सॉन को हम कंप्यूटराइज बेस्ड पे समझ सकते हैं और न्यूमेरिकल मतलब कुछ कैलकुलेशन वगैरह का यूज़ करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप, कौन से स्पीसीज, कौन सा टेक्सॉन किससे ज़्यादा रिलेटेड है, किससे कम रिलेटेड है। मेन जो इसकी सोल है फेनेटिक्स की वो यही है। हम न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे आज की इस वीडियो में कि फेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकल्स जब अगर आपको करना होगा तो आप कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज द टेक्निक ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है ये एक प्रकार की टेक्निक्स होती है जहां पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल का मतलब क्या कि जैसे आप मैथमेटिक्स के जो रूल्स होते हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करके चीज़ों को क्लासीफाई करते हो, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसे हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। फेनेटिक्स भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, इस बात को याद रखेंगे। फेनेटिक्स इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो चाहे हम फेनेटिक्स कहें, चाहे हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहें, चाहे हम टैक्सोमेट्रिक्स कहें, सारी टैक्सीमेट्रिक्स कहें, सारी चीज़ें सेम ही हैं। आगे दिया है दिस इज मेथड फॉर्मली क्लैरिफाई एज एज डिस्प्ले द डिग्री ऑफ लिंक अमंग द स्पीसीज। डिग्री ऑफ लिंक का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से रिलेटेड है। क्या स्पीसीज ए जो है वो स्पीसीज बी से 80% रिलेटेड है, 90% रिलेटेड है, 100% रिलेटेड है, या वो कह सकते हैं कि 10% रिलेटेड है, बहुत डाइवर्सिटी है, दोनों में बहुत अंतर है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हाँ इस ग्रुप का मेंबर है या नहीं है, उस ग्रुप का मेंबर वो है या नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम ये जो ग्रुप है टेक्सॉन ए जो है वो टेक्सॉन बी से कितना डिग्री लिंक दिखाता है। क्या वो इससे 70% उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उसमें सिमिलरिटी दिखाता है, 30% पे नहीं दिखाता है, या वो 100% सिमिलरिटी दिखाता है, मतलब कि सेम ग्रुप का मेंबर है। तो इस तरीके की जो डिग्री ऑफ लिंक होती है ये आपको पता चलती है फेनेटिक्स के हिसाब से। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। हम उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पे उनको जो है क्लासीफाई करेंगे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज एट प्रेजेंट एट अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ करंट सिस्टमैटिक्स। आज के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक मेजर जो है कि मेजर पार्ट कवर करता है। उसके बाद दिया है हाउएवर प्रेजेंटली इट इज मोर कॉमनली रेफर्स एज अ फेनेटिक्स। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है उसे ही हम लोग फेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। फेनेटिक्स का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। फेनेटिक्स जो है या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी दिया किसने था? स्टार्टिंग में जो है 1700 जो बीसी का 17वीं शताब्दी जो समय चल रहा था उसी समय पे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की शुरुआत हो गई थी। लेकिन बहुत बाद में 1918 से जो 19वीं शताब्दी के आसपास में जो है स्मिथ और सोकल्स ने इन्होंने जो है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में दिया। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, आप लोग अगर पता करना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो स्मिथ एंड जो सोकल थे इन्होंने जो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के प्रिंसिपल्स, इसके जो रूल्स हैं, इसके जो एम्स हैं, सबको एक अच्छी तरीके से क्लासीफाई किया। जैसे कि हम कह रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? लीनियस साहब ने दिया। तो
लिनियस साहब के पहले क्या किसी ने इस पे बात नहीं की थी? बहुत सारे और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग अप्रोच दिए थे, लेकिन उसके सारे फील्ड पे किसी ने काम नहीं किया था। लिनियस सर आए तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे नाम लिखना है, उसे अप्लाई करवाने तक सब कुछ पे उन्होंने काम किया था। उसी तरीके से ये जो साइंटिस्ट है स्मिथ एंड सोकल, इन्होंने हर फील्ड पे काम किया और इसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। इनके प्रिंसिपल्स क्या है? द ग्रेटर द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेक्सा एंड द मोर द कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, इट इज अ बेटर अ गिवन क्लासिफिकेशन सिस्टम विल बी। इन्होंने कहा कि दे ग्रेटर द कंटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन होगी किसी टेक्सा के बारे में जिसे आपको क्लासीफाई करना है, एंड मोर द कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडर, जितना ज़्यादा आप कैरेक्टर्स अपने क्लासिफिकेशन में ले सकते हो। जैसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो चीज़ें ली गई थी वो मेनली एक चीज़ पे फोकस थी, भले ही हम ओवरऑल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक ही टेक्सॉन के 100 कैरेक्टर्स ले सकते हो, जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हो आप उतने कैरेक्टर्स ले सकते हो। तो इन्होंने कहा जो पहला प्रिंसिपल वो ये था कि आप अगर किसी टेक्सा को क्लासीफाई करना चाहते हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन को लेके आप क्लासीफाई करोगे, आपका क्लासिफिकेशन उतना ही बेटर, उतना ही अच्छे तरीके से निकल के आएगा। आगे दिया है एवरी कैरेक्टर शुड बी गिवन इक्वल वेटेज इन क्रिएटिंग न्यू टेक्सा। हर चीज को हम यहाँ पे इक्वल वेटेज देते हैं, बिल्कुल समानता का अधिकार है, बिल्कुल हमारे संविधान की तरह। आरक्षण और अक्षर का कोई यहाँ पे सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल समानता का अधिकार। जैसे अगर हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पेटल्स को, कहीं ना कहीं कॉटिलिडन्स के नंबर्स को, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है कि और सारे फीचर्स को जो है एडवांटेज दिया गया, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर सर ने किया था। लेकिन यहाँ पे हर कैरेक्टर्स को हम समान दिखाएंगे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक कैरेक्टर लिया कि इस प्लांट में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं। जैसे आपने एक कैरेक्टर लिया कि स्टिप्यूल्स विल प्रेजेंट और एब्सेंट, स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर वो आपके टेक्सॉन में एब्सेंट है तो आप उसके सामने 0 लिख देंगे, अगर वो आपके टेक्सॉन में प्रेजेंट है तो आप उसके सामने 1 लिख देंगे। ये चीज होती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। और होता क्या है कि लास्ट में सारा लिखने के बाद, जैसे टेक्सॉन ए है तो उसमें सारा हमने लिख दिया, टेक्सॉन बी है उसमें भी सब लिख दिया, कौन सा है कौन सा नहीं, उस हिसाब से 0 1 0 1 0 1 0 लिख दिया। अब हम देखेंगे कि स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम देखेंगे कि इसमें कितनी सिमिलरिटीज हैं। जैसे मान लो कि हमने 10 कैरेक्टर के ऊपर बात की, उन 10 कैरेक्टर में से 8 कैरेक्टर सेम थे। इसका मतलब है कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी जो थी ये 80% तक एक दूसरे से लिंक दिखाती थी, एक दूसरे से समानता दिखाती थी। इतनी बात समझ में आई कि 80% ये जो है एक दूसरे से समान थे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता है। द ओवरऑल सिमिलरिटी बिटवीन एनी 2 एंटिटीज इज कंसीडर्ड टू बी पर्पस ऑफ कंपैरिजन। जो सारे के सारे सिमिलरिटीज होती है उसे हम क्या करते हैं, जब हमें 2 टेक्सॉन को क्लासीफाई करना होता है तो उनके बीच में कंपेयर के लिए हम इसी को यूज करते हैं। द कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर डिफर इन अ ग्रुप ऑफ organism under study. The correlation of characters differs in group of organism under study. Thus the distinct taxa can be recognized. जैसे देखिए हम ऐसे कैरेक्टर्स को यहाँ पे नहीं लेंगे जो कि सेम हो। मान लीजिए आप प्लांट की स्टडी कर रहे हो और आपने कहा कि क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना, तो चाहे जो प्लांट ले लेंगे, बहुत कुछ एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में नहीं लेते जो कि वेरिएशन शो नहीं करते। हम ऐसे कैरेक्टर्स को यहाँ पे लेंगे जो कि खुद में वेरिएशंस दिखाते हैं। अगर वेरिएशन रहेगा तभी हम उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और हमें वहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमने डाला कि कौन कौन से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो है वो कर सकते हैं, तो हमने सबको 1 1 1 1 1 1 1 1 दे दिया। तो ऐसा कैरेक्टर लिखने का मतलब है क्या, एक ठो लाइन बढ़ रहा है, एक ठो आपका और कॉलम बढ़ रहा है। तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड किया जाता है इन फील्ड ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। हम ऐसे ही कैरेक्टर्स को लेते हैं जो कैरेक्टर्स जो है वेरिएशन शो करते हैं बिटवीन द ग्रुप, बिटवीन द टेक्सॉन। दूसरी बात एक और है कि हम ऐसे ही कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो कैरेक्टर जेनेटिक मेकअप से बनते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई प्लांट लंबी हाइट का होता है, ठीक है, लेकिन वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहा है इस टाइम जिसकी वजह से मान लो उसको पानी की कमी है या फिर न्यूट्रिएंट की कमी, उसकी हाइट छोटी हो गई, या फिर हो सकता है कि उनकी जो लीफ की साइज छोटी हो गई।
तो हम ऐसे कैरेक्टर को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, हम ऐसे ही कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लेंगे जो कैरेक्टर जेनेटिक मेकअप से बनते हैं। मान लो जैसे कोई प्लांट जेनेटिक मेकअप से मान लो कोई केमिकल ए बनाता है, जैसे हमने फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ा था कि मान लो हमारा कोई टेक्सॉन ए है, ये टेक्सॉन के पास जीन है कि ये केमिकल ए बनाता है अपने फाइटोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन हो सकता है कि जेनेटिक मेकअप मतलब कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता हो और उसकी वजह से ये केमिकल सी बनाने लगे, तो हम केमिकल सी को या जो स्ट्रक्चर सी ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन बनते हैं उसे हम कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं जिसका जेनेटिक मेकअप से रिलेशन ना हो, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन हट जाएगी फिर वो नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कैरेक्टर को न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि जो इवोल्यूशनरी पाथवेज होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाते हैं। द साइंस ऑफ टेक्सोनॉमी इज व्यूज एंड प्रैक्टिस एज एन एम्पिरिकल साइंसेस। ये काफ़ी एक वास्ट साइंस है और काफ़ी अच्छी तरीके से इससे हमें जो है कि एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकता है। द फेनेटिक सिमिलरिटीज इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सिमिलरिटी ही जो है क्लासिफिकेशन का एक बेस है। आगे देखिए, आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको इस बात को समझने के लिए हम एक जो है कि कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक क्या देखा कि जो फेनेटिक्स है वो क्या है, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन का तरीका है जहाँ पे हम कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करते हैं, मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं और वहाँ पे एक मिनट मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं और मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम वहाँ पे जो है कि अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से, लिंक के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा मेंबर कितना सिमिलरिटीज रिजेंबल कर रहा है, कौन सा कितना डाइवर्सिटी रिजेंबल कर रहा है, उस हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ 100 से लेकर 1000 कैरेक्टर्स तक ले सकते हैं, जबकि वहाँ पर जो हमारी एक लिमिट थी, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके की हमारे पास चीज़ें नहीं प्रेजेंट थी, उस तरीके के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिसका यूज हम लोग कर सकें। चलिए अब यहाँ से हम फेनेटिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट को कोई रट नहीं सकता। आपने स्कूल में कभी कभी रटा होगा तो वो एग्जाम में नंबर लेने के लिए रटे जाते हैं। मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आपको सिंपली मैं बस इतना बता देना चाहती हूँ कि फेनेटिक्स एक तरीका है क्लासिफिकेशन का जिसमें इवोल्यूशन की कोई छुआछूत नहीं है, एवोल्यूशन उसमें बिल्कुल भी इंसर्टेड नहीं है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, फिनोटिपिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को देख के यहाँ पे स्टडी होती है। एक ये कंप्यूटराइज बेस्ड होता है, एक लंबा नंबर, आप जितना आपसे हो सके आप उतने कैरेक्टर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं उनके कैरेक्टर होने या ना होने की वजह से, और इस तरीके से हम अपने रिजल्ट तक पहुँचते हैं कि क्या टेक्सॉन ए जो है टेक्सॉन बी से कितना सिमिलरिटी दिखाता है और कितना डिसिमिलरिटी दिखाता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे कि कुछ मैमल्स जो हैं वो पानी में रहने लगते हैं, तो उन मैमल्स से कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं। तो फेनेटिक्स के हिसाब से वो मैमल्स एक ग्रुप के मेंबर नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी स्टडी करें इवोल्यूशन के हिसाब से तो कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर सेम थे और वो बहुत हद तक सिमिलरिटीज दिखाते हैं। तो फेनेटिक्स जो है वो इवोल्यूशन को कंसीडर नहीं करता, वो कैरेक्टर्स को कंसीडर करता है, वो जेनेटिक लेवल पे चीज़ों को कंसीडर करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको फेनेटिक्स स्टडी करना है तो आपको इन प्रोसेस के स्टेप्स से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप्स ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपको सेलेक्ट करना होगा टेक्सा को, कि आप कौन कौन से टेक्सा के ऊपर अपनी स्टडी करोगे, आपका टेक्सा कौन सा है जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। दूसरी बात हो गई कि उस टेक्सा के कौन कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर आपको स्टडी करनी है, ये आपको लिखना होगा। मतलब कि आप मान लो एक साइंटिस्ट हो, जस्ट सपोज कि आप एक साइंटिस्ट हो और आपको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करनी है, तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप कौन कौन से टेक्सॉन के ऊपर अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे। मान लो कि आपके पास कोई 5 टेक्सॉन है, कोई 5 प्लांट ग्रुप है, जिसको आपको देखना है कि ये कितना एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली बेसिस पे कितना सिमिलरिटीज दिखाते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको किसके ऊपर स्टडी करनी है ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको कैरेक्टर को सेलेक्ट करना होगा, मतलब कि क्या उनमें फ्लावर्स का होना, स्टिप्यूल्स का होना, उनमें रेटिकुलेटिव वेनेशन का होना, आप कौन कौन से कैरेक्टर्स को ले रहे हो वो बात आपको
पता करनी होगी। तो 2 ये स्टेप्स हो गए जो कि बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। आपको क्या स्टडी करना है, उसके कौन कौन के कैरेक्टर को लेना, ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन जो काम होता है वो इन दोनों फेज में होता है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और लास्ट में डाटा मैट्रिक्स। आपने जो कैरेक्टर लिया अब आपको प्रोसेस करना पड़ेगा कि क्या इस ग्रुप में ये कैरेक्टर है या नहीं है, उस ग्रुप पे वो कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, आपको एक अरेंजमेंट करनी होगी। उसके बाद डाटा मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, और लास्ट में आपका आउटपुट कैसे निकल के आता है ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस में होती है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, कैरेक्टर्स को डाल देंगे, वो डाटा को प्रोसेस करके डाटा मैट्रिक्स को बना के आपका आउटपुट आपको दिखा देगा। लेकिन हम कॉपी पेन पे वो चीज़ें करके देखेंगे। सबसे पहला जो पेज है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम बायो की क्लास में ये क्या 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 लिख के लाई हैं आप, तो इसको समझना पड़ेगा, इसको तो समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझे बिना काम होने वाला नहीं है। अगर आपको फेंटेक्स सच में समझना है तो, अगर आपको बुक में थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ के रट के एग्जाम देना है, तो आप उतना ही फेंटेक्स पढ़िए। बाद में मैं आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बता दूंगी, वो याद कर लीजिएगा, इनफ है आपके लिए। लेकिन आपको सच में समझना है कि फेंटेक्स में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को कैसे यूज़ करते हैं, ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिकल जो यूनिट्स होती है उसको कैसे यूज़ करते हैं, OTU जो आपके सिलेबस में दिया है, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो एक मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लेडिस्टिस कर लेंगे, कुछ जो टर्म्स हैं एपोमॉर्फी वगैरह, क्लिस्टोवर्स, वो सब कर लेंगे, आपका यूनिट कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ये 5 टेक्सॉन है। ये क्या है, हमारे पास 5 टेक्सॉन है। टेक्सॉन A, B, C, D और E। ये मैंने पहले से बना के रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपने ये 5 टेक्सॉन लिए हैं, मतलब आपने पहला जो स्टेप था कि टेक्सॉन को आपको सेलेक्ट करना है वो कर लिया। उसके बाद आपने कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया, कैरेक्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10। यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं दिया कि ये कौन सा कैरेक्टर है, बस समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके नंबरिंग कर दी है। अब यहाँ पे 1010 का क्या मतलब है, 1010 का यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास जो टेक्सॉन फर्स्ट है उसके अंदर ये पहला कैरेक्टर प्रेजेंट है। टेक्सॉन 1 के अंदर जो पहला कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है। ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं। ये क्या है, हमारे पास कैरेक्टर है। और दूसरे में भी वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5वें में भी, 6वें में भी, 7वें में भी, 8वें में भी, 9वें में भी, लेकिन 10वें में एब्सेंट है। 0 का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं प्रेजेंट है, और 1 का मतलब है कि उस टेक्सॉन में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई अगर आप लोगों को तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिएगा। इसमें इतना अभी तक बस समझना था कि क्या कर रहे हैं, हमने टेक्सॉन लिया है कि हमको कोई टेक्सॉन पे स्टडी करनी है, कौन से कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है। उसके बाद हमने अपने कैरेक्टर्स के प्रेजेंस या एब्सेंस होने की वजह से इस तरीके से ग्राफ, एक चार्ट बना लिया कि अगर कैरेक्टर्स उसमें उस टेक्सॉन में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है तो हम 1 नंबर दे देंगे, अगर नहीं है तो 0 नंबर। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ये एक क्वेश्चन का 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है, और अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बिना नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन अगर नहीं सही है तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, आपका मार्क्स घटेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये चार्ट तो बन गया। अब इससे हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, इससे हमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिलेगी कि मान लो आपको कंपेयर करना है टेक्सॉन 1 को टेक्सॉन 2 से, टेक्सॉन A को कंपेयर करना है टेक्सॉन B से। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं। टेक्सॉन A को अगर टेक्सॉन B से कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हम देख रहे हैं कि टेक्सॉन A में भी पहला कैरेक्टर प्रेजेंट है, टेक्सॉन B में भी पहला कैरेक्टर प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, टेक्सॉन A में भी दूसरा कैरेक्टर प्रेजेंट है, टेक्सॉन B में भी दूसरा कैरेक्टर प्रेजेंट है, टेक्सॉन C में भी वही कैरेक्टर प्रेजेंट है, 4 में भी जो है कि B में भी प्रेजेंट है। उसके बाद इन दोनों में जो है कि एक में कैरेक्टर है, दूसरे में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। इस 6वें वाले में फिर दोनों में कैरेक्टर प्रेजेंट है, 7वें वाले में फिर दोनों में है, 8वें वाले में भी दोनों में है, 9वें वाले में एक में है, दूसरे में नहीं है। लेकिन 10वें वाले में क्या है, दोनों में नहीं है। हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब कि पहला जो टेक्सॉन था उसमें जो पहला कैरेक्टर वो प्रेजेंट है, और दूसरे टेक्सॉन में भी पहला कैरेक्टर प्रेजेंट है। हमने देखा दूसरा कि दूसरे में जो टेक्सॉन फर्स्ट है उसका कैरेक्टर प्रेजेंट है, और टेक्सॉन जो B है, मतलब जो दूसरा हमारा टेक्सॉन है, उसमें जो है कि दूसरा कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि हमें कंपेयर करना है टेक्सॉन A और B के बीच में सिमिलरिटीज़। तो हम देखेंगे कि जैसे मान लो जो कैरेक्टर फर्स्ट है, ये मान लो हो जाता कि इसमें फ्रूट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो
पहले में भी फ्रूट प्रेजेंट है, टेक्सॉन दूसरे में भी फ्रूट प्रेजेंट है। मान लो दूसरा कैरेक्टर कुछ और रहता है कि यहाँ पे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो पहले में भी स्टिप्यूल्स है, दूसरे में भी स्टिप्यूल्स है। इसी तरीके से मान लो तीसरे में भी कोई कैरेक्टर रहता है जो कि दोनों प्रेजेंट है। अगर मान लो चौथे में है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लो हमने रेटिकुलेट वेनेशन की बात की है, या फिर यहाँ पे मान लो मैंने मोनोएडेल्फस कंडीशन की बात की, तो मान लो पहले में मोनोएडेल्फस कंडीशन है और दूसरे में नहीं है। तो इस तरीके से जो चौथा और पांचवा कैरेक्टर है ये इन दोनों में सेम नहीं है, क्योंकि सारे ये अलग अलग टेक्सॉन है तो कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा ही। छठा जो कैरेक्टर है वो दोनों में प्रेजेंट है, सातवां जो कैरेक्टर है वो भी दोनों में प्रेजेंट है, आठवां जो कैरेक्टर है वो भी दोनों प्रेजेंट है, जो नौवां कैरेक्टर है वो एक में प्रेजेंट है, एक में प्रेजेंट नहीं है, और वहीं पे जो 10वां कैरेक्टर है वो दोनों में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों में नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ये दोनों सिमिलर है। जैसे मान लो कि जैसे कोई कैरेक्टर है, जैसे मान लो कि यहाँ पे टैप रूट प्रेजेंट नहीं है, पहले टेक्सॉन में भी टैप रूट नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, इसका मतलब कि ये सिमिलर है, भले ही नहीं प्रेजेंट है लेकिन सिमिलर तो है ना, क्योंकि दोनों में नहीं प्रेजेंट है। हम यहाँ पे किस में क्या प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दोनों में कितनी सिमिलरिटीज हैं। इससे आपको क्या पता चला कि हम यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैरेक्टर हैं जो ए और बी में समान हैं। मतलब कि हम बात कर रहे थे 10 कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें से 7 कैरेक्टर ऐसा है जो कि ए और बी में समान है। इसका मतलब कि इनकी जो सिमिलरिटीज है वो 0.7 है, या फिर जिसे हम 70% कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से हम बी और सी को कंपेयर कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। चलिए बी और सी को अगर हम कंपेयर करें तो पहला कैरेक्टर दोनों में है, तो क्या है, पहला कैरेक्टर दोनों में है, दूसरा कैरेक्टर दोनों में है, तीसरा कैरेक्टर दोनों में है, चौथा नहीं है। चौथा क्या है, दोनों में अलग अलग है। पांचवा कैरेक्टर मतलब कि दोनों में एब्सेंट है, छठे कैरेक्टर में दोनों में प्रेजेंट है, सातवें कैरेक्टर में दोनों प्रेजेंट है, आठवें कैरेक्टर में दोनों प्रेजेंट है, नौवें कैरेक्टर में दोनों प्रेजेंट है, और 10वें कैरेक्टर में दोनों में प्रेजेंट नहीं है। अब हम मिलाएंगे कि कितने ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि दोनों में सिमिलर है। अगर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, तो पहला, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि दोनों में सिमिलर हैं। 10 में से 8 कैरेक्टर्स हैं जो कि दोनों में सिमिलर हैं। अगर हमें बी और सी की बात करनी हो तो 8 ऐसे कैरेक्टर हैं जो दोनों में सिमिलर हैं, और इनके अंदर जो इनके अंदर दोनों में जो समानता है वो 0.8 है। आपको इसी तरीके से सी और डी में, डी और ई में, उसके बाद ए और सी में, ए और डी में, ए और ई में, हर में इस तरीके से आपको पता करना होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करनी है अपने हाथ से, तो आपके पास जितने टेक्सॉन होंगे उन हर टेक्सॉन, जैसे ए का एक बार बी से निकालेंगे कि सिमिलरिटी कितनी है, दूसरी बार सी से निकालेंगे, तीसरी बार डी से निकालेंगे, चौथी बार ई से निकालेंगे। और इसे कैसे लिखेंगे ये यहाँ पे देखिए। हमने क्या किया कि यहाँ पे ABCDE लिख दिया और यहाँ पे भी ABCDE लिख दिया। हमारे पास 5 टेक्सॉन थे, इधर भी टेक्सॉन सारे लिख दिए और इधर भी टेक्सॉन सारे लिख दिए। अब जैसे हमने मेंडल वाला बनाते थे ना, पुन्नेट स्क्वायर, वैसे ही कुछ यहाँ पे बनाना है। जैसे कि जो हमारे पास स्पीसीज टेक्सॉन ए है, जो हमारे पास टेक्सॉन ए है वो टेक्सॉन ए से 100% सिमिलरिटी दिखाती है। इसका मतलब कि इनके बीच में जो डिग्री ऑफ सिमिलरिटी है वो 1 है। ए जो है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, ये बी है। तो ए बी से कितनी सिमिलरिटी दिखाती है, 0.7। अभी हमने यहाँ पे निकाला है, देखिए हमने निकाला कि ए जो है बी से कितनी सिमिलरिटी दिखाती है, 0.7। तो इसी तरीके से आपको हर का निकालना है और यहाँ पे लिखना है। देखिए बी जो बी है आपका, वो सी से कितनी सिमिलरिटी दिखाता है। देखिए बी यहाँ है, बी यहाँ है, और सी क्या है, सी इसके सामने यहाँ है। तो बी जो है वो सी से कितनी सिमिलरिटी दिखाता है, 0.8। हमने निकाला ना यहाँ पे, देखिए हमने निकाला यहाँ पे कि बी जो है वो सी से कितनी सिमिलरिटी दिखाता है, 0.8। इसी तरीके से बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, ए का बी से, बी का ए का सी से, ए का डी से, ए का ई से, आपको हर का निकालना है और इस तरीके से चार्ट में बनाना है। जैसे देखिए ए की बी से सिमिलरिटी कितनी है, 0.7। ए की सी से सिमिलरिटी कितनी है, 0.7। ए की डी से सिमिलरिटी कितनी है, 0.4। ए की ई से सिमिलरिटी कितनी है, 0.4। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हर का एक बार आप पीछे जाइए और निकाल के आइए।
मान लो B का B से कितनी सिमिलरिटी है 100%, B का जो है C से कितनी सिमिलरिटी है 0.8%, B का D से कितनी सिमिलरिटी है 0.7%, B का जो है E से कितनी सिमिलरिटी है 0.7%। उसके बाद अगर हम इसी तरीके से आगे देखें तो C का जो है C से कितनी सिमिलरिटीज है 1%, मतलब 100%, C की D से कितनी सिमिलरिटी है 0.5%, C की E से कितनी सिमिलरिटी है 0.5%। तो इस तरीके से हमने कंपेयर करके यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है जिसे हम कहते हैं फेनेटिक्स मैट्रिक्स। ये क्या है? फेनेटिक्स मैट्रिक्स। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम अपने रिजल्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने किया क्या? हमारे पास पहले हमने टैक्सॉन को लिया, हमने कैरेक्टर्स को लिया और उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हमने कुछ यहाँ पे जो चार्ट बनाया था कुछ ऐसे चार्ट्स बनाए। उसके बाद हमारे पास जितने कैरेक्टर्स थे हमने उनको कंपेयर किया सिमिलरिटीज़ के हिसाब से। जिसमें जितनी सिमिलरिटीज़ है इसका मतलब है कि वो ग्रुप उतना एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ किसके किसके बीच में है? सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखिए यहाँ पे है। B की सिमिलरिटी C से 0.8 है, B की सिमिलरिटी C से कितनी है 0.8 है, और वहीं पे D की सिमिलरिटीज E से, E यहाँ पे है और D यहाँ पे है। तो D की सिमिलरिटी जो E से है वो भी कितनी है 0.8 है। मान लो A की A से, B की B से, C की C के से, D की D की से तो रहेगी 100%, लेकिन B की C से सिमिलरिटी 0.8 है, मतलब 80% एक दूसरे के समान होते हैं, और D की सिमिलरिटी E से कितनी है 80%, जिससे 0.8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इसे अब क्या करेंगे? हम इसे एक जो है कि चार्ट के फॉर्म में या एक ट्री के फॉर्म में, डेंड्रोग्राम्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बनाया है। हमारे पास जो है कि इस तरीके से ये 0.0 है, 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8, 9, 10। इसका मतलब है कि यहाँ पे 0% सिमिलरिटीज़ है, यहाँ पे 10% सिमिलरिटीज़ है, यहाँ पे 20% सिमिलरिटीज़ है, यहाँ पे 30% सिमिलरिटीज़ है, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 70% है, यहाँ पे 80% है, यहाँ पे 90% है, यहाँ पे 100% है। इस तरीके से हमारे पास सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटी का एक चार्ट है। हमने देखा क्या कि जो हमारे पास B था, जो हमारे पास क्या था, B था और C था। B और C एक दूसरे से 80% तक सेम थे, और वहीं पे जो हमारे पास D और E था वो भी एक दूसरे से 80% तक सेम थे। मतलब कि ये जो 80% है यहाँ तक जो है, यहाँ तक बना लेते हैं, 80% जो था यहाँ तक जो है कि हमारे पास B और C जो थे वो एक दूसरे के इक्वल थे। हमारे पास यहाँ पे ये है हमारे पास B, ये है हमारे पास C, ये है हमारे पास D और ये है हमारे पास A। बस मैं आपको इतना बना रही हूँ कि ये जो ग्राफ है जो हम इस तरीके से ऐसे पढ़ लेते हैं ना कि इस तरीके से मान लो कि ऐसे ग्राफ नहीं पढ़ लेते हैं, तो वो ग्राफ तो फाइलोजेनी के हिसाब से होता है। यहाँ पे सिमिलरिटीज़ के प्रेजेंट या एब्सेंट होने के हिसाब से इस स्केल के हिसाब से हम फिगर्स बनाएंगे। कैसे? B और C जो है वो एक दूसरे के 80% जो है कि समान है, और D और E भी एक दूसरे के कितना समान है 80%। अब हमें देखना है कि जो A है, B है, जो A है और जो है कि इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है, A के बीच में और B और C के D से क्या सिमिलरिटीज़ है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना कि आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में भी आपकी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ में आई, हमने कंपेयर किया चीज़ों को और यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स में हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें एक दूसरे के सबसे ज़्यादा सिमिलर है, B C से बहुत सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे 80% सिमिलरिटीज़ है, D जो है वो E से सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे भी 80% सिमिलरिटीज़ है। तो यहाँ पे देखिए 80% सिमिलरिटीज़ हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें थी यहाँ वाले पेज पे, अब इस चीज़ में हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अब हमें देखना है कि जो B और C के साथ A की सिमिलरिटीज़ क्या है, B और C के साथ A की सिमिलरिटी क्या है ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये जो नंबरिंग है,
बी और सी को एक दूसरे से जो ऐड कर देंगे, ये बी और सी को क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम बी और सी को एक दूसरे से ऐड कर देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। यहाँ पे हम बी और सी को जब एक दूसरे से ऐड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को ये मिलेगा कि जब हम बी और सी को ऐड करते हैं तो इनके बीच ये दोनों ऐड हो जाएंगे और उसके बाद हमें एक नेक्स्ट जो है कि जो हमारे फिगर का जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखिए ये B है, ये C है। B और C को जब हम ऐड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, B में क्या है 0.7 है और C में भी क्या है 0.7 है। तो जब हमें इसको ऐड करना होगा तो हम कैसे ऐड करेंगे, 0.7 प्लस 0.7 अपॉन 2। हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स में चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, तो B के सामने क्या है 0.7, C के सामने क्या है 0.7, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.7 ही आ जाएगा। हमारे पास कितना आएगा, 0.7 आएगा। तो हम जो है नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है वो वाला फिगर ड्रॉ करेंगे, मतलब कि हमने B और C को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अभी तक हम A B C D E अलग अलग लिख रहे थे, लेकिन अब हमने B और C को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो B और C को ऐड करने के बाद क्या आया है, 0.7 आया है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर से इस पेज पे चलिए जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारे पास B और C। यहाँ पे क्या है हमारे पास B और C। B और C को हम देखो, पहली बार हमने B और C को कंपेयर किया A से, क्योंकि A वाली लाइन है ना, तो A वाली लाइन में हमने B और C को ऐड किया और हमारे पास 0.7 आया। अब हम देखेंगे कि B और C की D से सिमिलरिटी क्या है। अब हम क्या देखेंगे कि B और C की सिमिलरिटीज, ये हमने देखा कि B एंड C विथ A, ये हमने देखा कि B और C की A से सिमिलरिटी क्या है। अब हम देखेंगे कि B और C की जो सिमिलरिटी है वो D के साथ क्या है। तो ये है हमारे पास B, ये है हमारे पास C और ये हम सिमिलरिटी देख रहे हैं किसके साथ, D के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हम देखेंगे क्या, BC विथ D। जब हम BC की सिमिलरिटी D के साथ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 0.7 प्लस 0.5 अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12 1.2/2। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना आएगा, 0.6 आएगा। इसका मतलब है कि जो B और C है वो D से 0.6 सिमिलरिटी दिखा रहा है। अगर हम B और C को जोड़ दें तो वो D से कितनी सिमिलरिटी दिखा रहा है, 0.6 सिमिलरिटी दिखा रहा है। इतनी बात समझ में आई। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। अभी तक देखिए हमने क्या किया था कि हमने पहले चार्ट बनाया था, फिर हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था उनके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के हिसाब से। उसके बाद हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा था उतना हमने ग्राफ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, B और C को ऐड करेंगे। B और C को ऐड करेंगे तो एक बार B और C को A से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो B और C है, B को C से ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम B और C को कंपेयर करेंगे D के साथ, तो यहाँ पे B और C को ऐड करेंगे और D वाली लाइन में आएंगे। B और C को यहाँ पे D वाली लाइन में कंपेयर करेंगे तो ये 0.7 0.5 कितना हो जाएगा, ऐड करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। उसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे B और C को किसके साथ, E के साथ। कैसे होगा, 0.7 पर 0.5, इसको ऐड करके 2 से सेम टू सेम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.6। तो B और C की जो A के साथ सिमिलरिटी है वो कितनी है, 0.7। B और C की जो D के साथ सिमिलरिटी है वो 0.6 है और B और C की जो E के साथ सिमिलरिटी है वो भी कितनी है, 0.6 है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो भाई आगे चलो। इनको क्या हुआ, board is not working, just wait for a minute। हाँ चलिए, देखिए हम क्या बता रहे थे कि जब हम B और C को कंपेयर करेंगे A के साथ तो हम क्या करेंगे, देखिए 0.7 था और 0.7 ही था ना। क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, 0.7 प्लस 0.7 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.7। इसका मतलब है कि B और C को जब जोड़ के हम A के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 0.7 आएगा। अब यहीं पे B और C को हम जब कंपेयर करेंगे किसके साथ, D के साथ, क्योंकि A से कर लिए B C तो ये खुद ही है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे D के साथ, तो D में क्या है, 0.6 है और क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं।
0.7 है, 0.5 है, 0 पॉइंट क्या है 7 है और 0.5 है। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम B और C को कंपेयर करेंगे E के साथ तो आपको सेम नंबर दिया गया है, आप करके एक बार देख लीजिए। 0.7 प्लस 0.5 अपॉन 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6। तो सेम चीज़ है, हमने यहाँ पे देख लिया। अब इस जो नॉलेज है आपका, ये जो निकल के आया है 0.7, 0.6, 0.6, इसको यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या किया है कि बी सी का जो ए से कंपेयर है वो कितना है 0.7 है, जो हमने निकाला वही लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। बी सी का जो डी के साथ कंपेयर है, बी सी का जो डी के साथ कंपेयर है वो कितना है 0.6। बी सी का जो ई के साथ कंपेयर है वो कितना है 0.6। यही चीज़ तो हमने निकाली है ना, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले वाली हमने यहाँ पे लाके रखी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे देखिए ए के साथ ई की जो सिमिलरिटी है वो 0.4 है, और वही ले जाके हमने यहाँ पे रखी है कि ए की ई के साथ जो सिमिलरिटी है वो 0.4 है, और वहीं पे और क्या बचा है, डी की ई के साथ सिमिलरिटी यहाँ पे 0.8 लिखी है, जो कि हमने यहाँ से उठाई है। देखिए जो है कि डी के साथ ई की सिमिलरिटी कितनी है 0.8, जो कि हमने एज इट इज़ ले जाके वहाँ पे रखा है। हमने बस चेंज क्या किया है, हमने जो जोड़ा है, हमारे पास जो आंसर आया है वही हमने मैट्रिक्स को थोड़ा सा छोटा किया है। इसी को हम और इसी तरीके से और छोटा करते जाएंगे और हम लास्ट में अपने आंसर तक पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से होती हैं, लेकिन अगर आपको इसको पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि 0.7 है, 0.6 है, 0.8 है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 0.8 है। उसके बाद जो नंबर है हमारे पास वो क्या है 0.7 है। क्या है, बी सी का रिलेशन ए से कितना है 0.7 है। 0.8 वाला जो है डी का ई से रिलेशन, ये पहले ही ग्राफ में यहाँ पे हम दिखा चुके हैं। इस वाले ग्राफ में डी का ई से रिलेशन 0.8 है, ये हम पहले ही दिखा चुके हैं। अब हमें दिखाना है कि जो बी और ई का रिलेशन ए के साथ है वो कितना है 0.7। इसका मतलब है कि 70% समानता है किसके किसके बीच में, 70% समानता है बी और सी के साथ ए में। ये है हमारे पास ए। इतनी बात समझ में आई कि हमने जो नेक्स्ट वाला स्टेप किया, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जो बी सी है वो ए से 0.7 या जिसे हम 70% सिमिलरिटीज कह सकते हैं उतना दिखा रहा है, जबकि बी सी एक दूसरे से 80% और डी ई भी एक दूसरे से जो है 80% जो है सिमिलरिटी दिखा रहा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। इसको क्या हो गया भाई, ये सोच रहा है कि मैम बस करिए, लेकिन मैम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक बस नहीं करेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब हम किसको ऐड करेंगे, अब हम डी और ई को ऐड करेंगे। अब तक हमने किसको ऐड किया, ए और बी को ऐड किया। अब हम डी और ई को ऐड करेंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे, डी और ई की सिमिलरिटीज हम देखेंगे किसके साथ, डी और ई की सिमिलरिटी देखेंगे हम बी और सी के साथ। डी और ई की सिमिलरिटीज हम देखेंगे किसके साथ, बी और ई के साथ, बी और सी के साथ। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 0.6 को 0.4 के साथ। यहाँ पे हम 0.6 को ऐड करेंगे 0.4 को ऐड करेंगे 0.4 के साथ, और 0.46 को ऐड करेंगे 0.6 के साथ। क्योंकि देखिए D और E जो है वो तो हमारे पास मेन एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए जो D है और जो E है वो तो हमारे पास मेन एलिमेंट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे D और E को ऐड कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे इसको ऐड करना है और यहाँ पे इसको ऐड करना है। जब हम D और E को यहाँ पे ऐड करेंगे तो D और E को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, व्हेन वी आर D एंड E विथ A। जब A वाले कॉलम में हम D और E को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 प्लस 0.4 अपॉन 2। कितना आएगा ये 0.4। और उसी तरीके से जब हम D और E को कंपेयर करेंगे B और C के साथ, D और E को कंपेयर करेंगे किसके साथ, B और C के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा 0.6 प्लस 0.6 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा 0.6।
इसका मतलब है कि अब इस कॉलम को हम और शॉर्ट करेंगे, हम डी और ई को एक कॉलम में लिखेंगे, ए के नीचे लिखेंगे हम कितना 0.4 और बी के नीचे हम लिखेंगे 0.6। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो हमने कॉलम डी और ई का अलग अलग बनाया था हमने उसको जोड़ने के बाद एक में कर दिया। ए के नीचे हमने लिखा 0.4 और बी के नीचे हमने लिखा क्या 0.6। अब ये जो है ये है हमारा क्या लास्ट स्टेप्स। लास्ट स्टेप्स में हमें क्या करना है, अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, देखिए हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली कि हमारे पास जो डी और ई एक दूसरे से जब ज्वाइन होंगे बी और सी के साथ तो इस नंबर पे ज्वाइन होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिले, इसको अगर आप एक बार ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लीजिए कि किस तरीके से हम इसे ऐड करके मैट्रिक्स को शॉर्ट करते जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। 0 पॉइंट जो आपका 6 वाला पोजीशन है यहाँ पे जो है वो ए के साथ जो है डी और ई जो है वो ऐड होंगे, क्योंकि देखिए हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले जो सबसे बड़ा था 0.8 उसको लिया, उसके बाद 0.7 था जो कि डी और ए बी के बीच में मतलब बी सी के बीच में रिलेशन दिखा रहा था, ए और बी सी के बीच में रिलेशन दिखा रहा था। यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में रिलेशन क्या दिखा रहा था 0.7। अब हमारे पास जो निकल के आया है सेकंड जो सबसे बड़ा नंबर, लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर निकल के आया वो कौन सा है 0.6। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नेक्स्ट में बचा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें फिर से ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे इतना दूर 0.8 तक तो हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। हमें लगता है हमें यहाँ पे थोड़ा सा रूलर्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें तो 0.8 वाली जो लाइन है यहाँ तक आपका क्या है बी और ई है, यहाँ तक आपका क्या है बी और सी है, यहाँ तक आपका क्या है बी और सी है। बी और सी एक दूसरे से कितना 0.8 सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, इतना सिमिलरिटीज ये बी है हमारे पास और ये हमारे पास सी है। उसी के साथ 0.8 मतलब 80% सिमिलरिटीज और कौन दिखा रहा है, डी और ई एक दूसरे के साथ 80% सिमिलरिटीज दिखा रहे हैं। कौन है ये, कौन है ये है हमारे पास D और ये है हमारे पास E। अब हमने क्या देखा कि 0.7% जो है ये सिमिलरिटी कौन दिखा रहा है, ये सिमिलरिटी दिखा रहा है A किसके साथ, A दिखा रहा है 0.7 सिमिलरिटीज विथ B एंड C, जो कि हमने अभी पहले आगे में देखा कि ये कितनी सिमिलरिटी दिखा रहा है 0.7 सिमिलरिटी दिखा रहा है। और अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि ये जो है आपका D और E जो है ये ACB के साथ कितना सिमिलरिटी दिखा रहा है 0.6 मतलब 60% सिमिलरिटी दिखा रहा है। ऐसा आपका कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। ये ग्राफ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे से कितनी सिमिलरिटीज दिखाते हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास जो टेक्सॉन था, जो कैरेक्टर था, हमने उसको इस तरीके से प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से 1010 करके अरेंज कर दिया। अब हम एक टेक्सॉन को दूसरे टेक्सॉन से कंपेयर करेंगे। जितने कैरेक्टर्स उन दोनों में सेम होंगे, मतलब चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, उसको हम 1+ काउंट करेंगे और अगर दोनों में डिफरेंसेस है तो हम उसे कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। इस हिसाब से हमें हर के बीच का कैरेक्टर्स जो है कि कितना सिमिलरिटी डिससिमिलरिटीज है ये पता करना होगा। यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया है इसमें हमने वहीं से सारी चीज़ें ली हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं तो आपको बताऊं कि A जो है, मान लो जैसे कि B जो है ये D से 0.7 सिमिलरिटी दिखाता है। अगर ये हमें प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, हम B वाली लाइन को लेंगे और D वाली लाइन को लेंगे। जैसे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब यहाँ पे एक सिमिलरिटीज, 2 सिमिलरिटीज, ये तो नहीं है, ये 3 सिमिलरिटी, ये 4 सिमिलरिटी, ये 5 सिमिलरिटीज, ये तो नहीं है, ये 5 सिमिलरिटीज और ये 6 सिमिलरिटीज और ये जो है 7वीं सिमिलरिटीज। तो इस तरीके से 0.7 रिलेशन है इनके बीच में। तो आप किसी का भी बीच का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आपको जिसका जिसका निकालना है उसके नंबरिंग को लिखिए और वहाँ पे काउंट करके आप जो है निकाल सकते हैं। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे आप जाके दूसरे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करिएगा। उसके बाद हमने रिलेशन को निकाला कि किस में कितना रिलेशन है, क्योंकि हमने B और C को यहाँ पे ज्वाइन किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिलेशन देखने को मिला है। उसके बाद हमने B और C को A के साथ ज्वाइन किया है। उसके बाद हमने जो है कि A के साथ ज्वाइन किया है, DC को साथ में ज्वाइन किया और लास्ट में हमको ये रिजल्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है
फेनेटिक्स के बारे में। और फेनेटिक्स में जब मान लो कि अभी 2, 4, 6, 8, 10 कैरेक्टर्स हो रहे हैं तब तो आप ऐसे ग्राफ बना के कर ले रहे हो, लेकिन जब कैरेक्टर्स मान लो 100 हैं, 1000 हैं, 200 हैं, तब आप कैसे करोगे? तो उसके लिए भी एक रूल है, वो हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। आई होप कि मैंने आपको एक नए अप्रोच के साथ चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई हैं। जनरली ये सारी चीज़ें आपको BSc लेवल में शायद ना पढ़ाई जाए, लेकिन मुझे ये चीज़ें पता थी और मेरा मन था कि मैं आप लोगों को बताऊँ। थोड़ा अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको पता तो चला ना कि भाई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी चीज़ें कैसे होती हैं। आपके एग्जाम में इस सॉल्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन भले ना आए, लेकिन आपको ग्राफ देके पूछ सकता है कि इसमें कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, क्या ये क्लैडिस्टिस में जो है कि B और C में कितनी % सिमिलरिटीज़ है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी क्या है, 1 और 0 का मतलब क्या है। तो बहुत कुछ आपने आज की क्लास से सीखा होगा और मैंने अपनी साइड से बेस्ट दिया है। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी हमारे चैनल्स के बारे में बताइए और इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।